गुड मॉर्निंग। सो दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे जो है सो आपका डेली के करंट अफेयर्स एमसीक्यू और स्टैटिक पार्ट जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको जो है सो उसके कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए अपना जो है सो डिस्कशन चालू करते हैं। और यहाँ पे जो है सो आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो गया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं। और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आईएएस आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एनटीपीसी के पीजीसीआईएल का जो एग्जाम है, गेट के एग्जाम है, उसके लिए भी आप हमारी इस चैनल दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी को आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है। एश्योर रहिए। और बाकी जो आईएएस आईपीएस और बाकी जो सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले तो 10 क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग 10 क्वेश्चन को लगाइए और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप देखिए अपने आप को जज कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसी से रिलेटेड रहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है सो शुरू की गई है। तो देखिए, यह योजना जो है सो मोदी जी के आने के बाद में 2014 में शुरू की गई। और इसमें जो है सो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि हर एक आदमी के एक बैंक अकाउंट रहेगा, तो वह आदमी जो है सो अपना पैसे का लेन देन बैंक से करेगा, तो एक फॉर्मल चैनल बनेगा। और जब एक फॉर्मल चैनल बनेगा तो हमारी बैंक सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, टैक्स का बेस बढ़ेगा। और जो है सो दूसरा चीज़ ये है कि दूसरा चीज़ है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी। मतलब कि पहले राजीव गांधी के ज़माने में बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 50 पैसा या 40 पैसा या 20 पैसा लोगों को मिलता है। तो अब वो चीज़ों को, जो बीच में करप्शन का जितना भी सारा चीज़ था, उसको ख़त्म करने के लिए जो है सो इन सारी चीज़ों को लाया गया कि सबका अकाउंट रहेगा तो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है सो पर्सन के अकाउंट में हो जाएगा, तो बिचौलिए का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बिचौलिए फिर भी रहते हैं, वो पहले पेमेंट कर देते हैं, अब पहले पेमेंट ले लेते हैं, फिर आपका नाम डालते हैं डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको उधर नहीं जाना है। तो अब यहाँ पे जो है सो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, यह जो है सो आवास ऋण के लिए था नहीं, ठीक है? आवास ऋण के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, ऋण लेने के लिए ज़रूरत है, लेकिन जो मेन मोटो है उस पे हमें देखना है। गरीब लोगों को सस्ते ब्याज दर, पिछड़े क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, नहीं, ये भी इसका एम नहीं है। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये जो है सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और आप पढ़िएगा जब प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप जो है सो आवास के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना ऑलरेडी है ही, और महिलाओं के सहायता समूह के लिए ऑलरेडी महिलाओं के लिए बहुत सारी इंदिरा गांधी और बहुत सारे नाम से योजनाएँ चल रही हैं। लेकिन यह अच्छा जब लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, जो है सो वित्तीय सहायता प्रदान करना हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, तो नहीं, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है सो ऑप्शन सी के अलावा जितना भी ऑप्शन दिया गया है, वो कहीं न कहीं इनकरेक्ट लग रहा है? क्यों? क्योंकि जन धन योजना जो है सो जन और धन दोनों से रिलेटेड है। तो जन मतलब तो सब लोग होते हैं ना। और दूसरा चीज़ है, गवर्नमेंट की स्कीम जब भी रहेगी और यूपीएससी या स्टेट पीएससी, यूपीएससी स्पेशली जब क्वेश्चन बनाता है, तो गवर्नमेंट स्कीम का पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के आप लोग को हमेशा आंसर दीजिएगा, तो हमेशा सही होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ अगर आंसर ढूँढ रहे हैं तो आपको गलत हो जाएँगे। या एक्सक्लूड करके, जैसे मान लीजिए कि ये जो है सो आवास योजना के लिए, ठीक है, तो आवास के लिए तो आपको पता है तो एलिमिनेट हो गया। सिर्फ महिला के लिए नहीं होगा, अगर कुछ ऐसा कार्य होगा तो आपका सबके लिए होगा, ठीक है। एक मतलब एक अपन जो है सो एक एक तरह से चीट कोड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सो सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो है सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया कि देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य यही था। और ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, कोई छोटा-मोटा पर्सपेक्टिव नहीं था, इसलिए सबको याद भी होना चाहिए। इसमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने जो है सो 32% जो है सो स्टेट को सेंटर जो है सो आपका टैक्स में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा आता था, सेस और सरचार्ज को छोड़ के, सेस और सरचार्ज का अपना एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। तो आपका जो है सो आपका पहले 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि आपका 32 से सीधे 42% कर दिया कि आप जो है सो 42% स्टेट को दे दीजिए, और बाकी जो है सो आपका रेस्ट अमाउंट जो है सो आप रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका
कि 32 से 42% कर दिया है। यहाँ पे तो ये क्लियर है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन भी था, इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसने बनाया है से संबंधित सिफारिश विशेष से अनुदान का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन। अब इसमें क्या है, इन्होंने बोला है कि इट हैज़ मेन रिकमेंडेशन कंसर्निंग स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट के लिए। नहीं देखिए, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट के लिए जो है सो आपका बहुत सारे फाइनेंस कमीशन ने बात कहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए 14वां के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपका 32 से 42% और 15वां का बताइएगा, 15वां का 41% कर दिया और 1% जो है सो जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया है। जो नया यूटी बना है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को, तो 1% उनके लिए सुरक्षित रख दिया और 41% स्टेट को दे दिया है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट तो बहुत पहले से आ रहा है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो है, ये किससे रिलेटेड है? तो भैया जब ग्रामीण की बात आ ही गई है तो रूरल यूथ से ही होगा ना। तो यहाँ पे ग्रामीण युवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलता है कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन जो किससे रिलेटेड है? तो देखो यह जो है सो फोर्टलेजा ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। आसियान एशियान से रिलेटेड नहीं है, यह सीधे आपका जो है सो ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो ब्राजील आता है, अभी रसिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। तो ये जो है सो अपना एक फॉर्मल ग्रुप है एक तरह से कहा जाए। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल, टूरिज्म, सिक्योरिटी, नेटवर्क, जितनी भी सारी चीज़ें उसमें कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिएगा तो ये एशियन और अफ्रीकन और जो है सो अमेरिकन नेशन के कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये मिडिल डेवलपमेंट जो है सो आपके ये मिडिल डेवलपमेंट कंट्री हैं, ठीक है, सॉरी। ये जो है सो आपके मिडिल डेवलपमेंट कंट्री हैं। जब मिडिल डेवलपमेंट कंट्री हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जैसे आपको वेस्ट आप देखिए, आप जब वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आपका जो है सो वेस्ट वाले को बोलता है डेवलप कंट्री और ईस्ट वाले को बोलता है कि लेस डेवलप कंट्री है। तो उसी में से फोर्टलेजा डिक्लेरेशन एक था, जिसमें जो है सो ब्रिक्स के बारे में, ये ब्रिक्स से ही रिलेटेड है, आसियान, ओईसीडी और डब्ल्यूटीओ से है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बोलता है कि डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब टैक्स टू जो है सो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने। तो अब यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो के मतलब क्या है कि जो है सो आपका टैक्स घटेगा या जीडीपी घटेगा तो टैक्स घटेगा, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। और टैक्स में यहाँ नहीं बोला है कि डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैक्स से जीडीपी रेशियो अगर घटता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पे दिया है कि धीमा आर्थिक विकास भाव हो जाएगा, रेट मतलब कम हो जाएगा आर्थिक विकास का, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे कि जो है सो आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो अब देखिए जीडीपी जो चीज़ है ना, जीडीपी जो है सो क्वार्टरली, हाफ ईयरली वो बदलते रहता है। ये कोई फिक्स चीज़ है नहीं, समय के साथ बदलते रहता है। अब यहाँ पे आर्थिक विकास एक तरह से कहा जाता है, एक ब्रॉड ग्रोथ जो है सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ना, वो जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड तो करता है लेकिन 100% डिपेंड नहीं करता है। बाकी सारे अदर फैक्टर भी इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो अकेले इस पे लेकर के इसको हम अगर जाएँ तो ये गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद बोलते हैं लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। अब देखिए टैक्स और जीडीपी में अगर कम या ज़्यादा होने से सरकार एक बार बजट फिक्स कर दी है। सरकार जब बजट फिक्स कर दी है तो वो पैसा सरकार आरबीआई से प्रिंट करके मंगाए या बोरो करके मंगाए, वो तो फिक्स हो चुका है। तो जब वो फिक्स हो चुका है तो उसमें जो है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम से भी इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं बनता है। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जीडीपी गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है और जीडीपी कितना है उससे रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो है इससे ये कंफ्यूज करने के लिए पूरा का पूरा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका जो है सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बोलता है कि जो है सो साउथ अटलांटिक एंड द साउथ ईस्ट पैसिफिक में रीजन में जो है सो आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जनरली जो है सो आपका जो साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ना, वो जो है सो 23.5 डिग्री जो है सो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो है सो आपका ट्रेड विंड जो है ना, देखिए साइक्लोन का मतलब दो हवाओं का टकराना होता है, ठीक है। दो हवाओं का टकराना होता है। तो अब यहाँ पे जो है सो यहाँ पे साइक्लोन आता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे बात हो गई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो गई है। तो ये तो रीजन जो है सो टेम्परेट हो गया। पहला चीज़ तो ये हो गया कि 23.5 डिग्री के ऊपर जब जाते हैं तो रीजन हमारा टेम्परेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है सो टेम्परेट में होते हुए ट्रॉपिकल है, इसका रीजन आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। तो पहला तो ये है कि टेम्परेट रीजन हो गया, टेम्परेट में टेम्परेट साइक्लोन आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा। दूसरा चीज़ ये है
कि यहाँ पे जो है सो इसके बियॉन्ड में जो आपका 33 डिग्री पे है या 66 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, आप देखिएगा तो यहाँ ये 0 डिग्री हो गया, ये साढ़े 23 डिग्री हो गया, यहाँ पे हवाएँ उठ रही हैं, 33 पे गिर रही हैं और फिर जो है सो यहाँ पे हवाएँ उठ रही हैं 90 पे और 33 पे गिर रही हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट हो गया, यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट हो गया और यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट हो गया। तो जब ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर जब देख रहे हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेचर है कि 2 हवाओं का टकराना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन में ये नेचर ही नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे अब हम ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं, तो जनरली आप देख पाएँगे कि जो है सो आपका ये इसमें कहता है साउथ ईस्ट पैसिफिक में और जो है सो आपका जो है सो आपका साउथ अटलांटिक की बात करेंगे, तो आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे कि जो है सो साउथ में क्या है? ओशन ज़्यादा है। साउथ में क्या है? ओशन ज़्यादा है और नॉर्थ में क्या है? लैंड ज़्यादा है। ये भी एक एक फैक्टर है। तो बोलता है कि जो है सो आपका सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम ऑकर, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक एंड एब्सेंस ऑफ द लैंड ऑफ दिस रीजन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस ऑफ द लैंड है, लेकिन ये रीजन नहीं है। लैंड और वाटर का जो है सो ज़्यादा इम्पैक्ट है, साइक्लोन पे नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा नहीं और जैसे-जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे वीक नहीं होगा, इसलिए होगा नहीं क्योंकि ये टेम्परेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है 0 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक होता है। तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो सी सरफेस टेम्परेचर बताए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? तो ये तो बबुआ वाला क्वेश्चन हो गया ना जी, कि आपका इधर हो गया क्या? गुजरात हो गया, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, यही है ना जी? और इन दोनों के बीच का आप लेंथ जरा बता दीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखते हैं तो सबसे पश्चिमी राज्य और पूर्वी असम होगा नहीं और राजस्थान भी नहीं होगा और ना, क्योंकि आप देखिए राजस्थान ये ऐसे आता है ना और ये देखिए गुजरात ही कुछ ऐसे आ जाता है, तो इसका यहाँ हो गया। असम और गुजरात भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान भी नहीं होगा, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही बचा जो होगा, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाता है। बबुआ क्वेश्चन है ये तो, मतलब ज्योग्राफी का है लेकिन एकदम बच्चा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब देखिए डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से अगर क्वेश्चन बना है तो ये जो है सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल्स स्पेल आउट या सिद्धांत का बोलता है उच्चारण से होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देश में। इसमें निहित प्रावधान या सिद्धांत नहीं है, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रार्थनीय। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे प्रोविजन कंटेंट इन द प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही है कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक ऐसा चीज है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सो 1935 एक्ट में वायसराय जो है सो स्टेट के गवर्नर को देता था, वैसा ही कुछ है वेलफेयर के काम के लिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अगर इस देश में लागू हो जाएगा तो यह देश स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन क्यों नहीं इन्फोर्सेबल हो गया, क्यों नहीं कोर्ट ऑफ लॉ बनाएगा जैसे फंडामेंटल राइट को बनाएगा? हमारे पास रिसोर्सेज की उतना है ही नहीं, रिसोर्स है ही नहीं। अगर कर देंगे तो होएगा ही नहीं, तो मतलब क्या है? प्रिंसिपल एस्पेक्ट और द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जाहिर सी बात है, देखिए आपका फंडामेंटल राइट जो है सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन जो है सो आपका डीपीएसपी जो है आपका सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, साथ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसमें भी है। जहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, तो है। लेकिन जो है सो इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए तो इनडायरेक्ट पॉलिटिकल वे में है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक तो है ही है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है और यहाँ पे सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग इस चीज को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? तो सी सही है। यहाँ पे ये जो है सो आपका थोड़ा सा वो हो गया, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए 8 जो है सो ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो 8 कोर इंडस्ट्री जो है आपका जो है सो आपका पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, आपका जो है सो रिफाइनरी हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद में जो है सो गैस हो गया, उसके बाद में जो है सो आपका फर्टिलाइजर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 2 और छूट रहे हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो इसमें कोयला हो गया, बिजली हो गया, उर्वरक हो गया और इस्पात हो गया, ठीक है? तो इसमें से उसका बोलता है परसेंटेज की अगर बात करोगे ना, तो परसेंटेज में आपका जो है सो बिजली का उत्पादन मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकंड पोजीशन पे आता है और इसका टोटल परसेंटेज लगभग 40% है ओवरऑल प्रोडक्शन का। तो ये 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं और ये बैकबोन है इंडिया के, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो है सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है।
निम्नलिखित में आपका ये 10वां क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जो टाइप किया है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अद्वितीय तैरता हुआ दलदल होना वनस्पति जो कि एक अमीर समर्थन करती है जैव विविधता का। अब देखिए एक जो है सो ये गूगल ट्रांसलेशन में ऐसे ही होता है, अजीब-सा वर्ड बनेगा तो आप लोग थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ के रखिएगा ताकि देखिए ये क्या है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है सो आपका, आप लोग कमेंट करके बताइए नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में है? हम ये आप लोगों से सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन सी है, इसमें जो है सो आपका डियर मिलती है और घास का रहता है और उसी पे जो है सो डियर चरते रहती है, ठीक है? तो ये जो है सो यहाँ पे डियर मिलती है, मेरे ख्याल से उसको बार्किंग डियर भी बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आज जो है सो हमारा इतना ही तक था, ठीक है? आप लोग जो है सो कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है यह सीरीज़, ठीक है? अगर पसंद आएगा तो हम आगे इसमें और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू आज के इस शो में।